नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री। लोकसभा में एक बेहद अहम बिल पर चर्चा चल रही है। विकसित भारत जी राम जी बिल, जिसे सरकार मनरेगा की जगह लाना चाहती है। सरकार का दावा है कि इस नए कानून से गांव से ज्यादा रोजगार मिलेगा। काम के दिन 100 से बढ़कर इसमें 125 हो जाएंगे और ग्रामीण भारत तेजी से विकसित भारत की ओर बढ़ेगा। लेकिन संसद के भीतर और बाहर इस बिल को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि ये सिर्फ नाम बदलने का मामला नहीं है, बल्कि रोजगार की गारंटी को कमजोर करने की कोशिश भी है। आपको बता दें कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी, वो गरीबों के लिए कानूनी हक था। काम मांगो काम पाओ। अब उसी की जगह एक नया मॉडल लाया जा रहा है, जहां काम मिलेगा या नहीं ये जरूरत से ज्यादा बजट और सरकारी मंजूरी पर निर्भर करेगा। इन्हीं तमाम सवालों पर और लोकसभा में चल रही बहस को जमीनी सच्चाइयों से जोड़ने के लिए आज हमारे साथ हैं अर्थशास्त्री यामिनी अग्रवाल जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि सरकार जो कह रही है कि विकसित भारत जी राम जी मनरेगा का जो मॉडर्न वर्जन है और ज़्यादा दिन का काम, ज़्यादा एसेट क्रिएशन, लेकिन क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ये राइट बेस्ड लॉ को स्कीम बेस्ड मॉडल में बदल देता है। आपके हिसाब से क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे ये अलग है? देखिए, मनरेगा ने या जो नया बीपीजीआरएम आया है उसके हिसाब से हम यही देखेंगे कि दोनों स्कीम्स एक तरह से रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए है। और कोशिश यही की गई है कि जो मजदूर है उसे या जो एक रोजगार पाने वाला व्यक्ति है या जो रोजगार चाहता है उसे 100 दिन पहले और अब 125 दिन का रोजगार दिया जाए। कोशिश यही की जाती है कि इससे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा बढ़े और एक सोशल इंटरवेंशन के माध्यम से लोगों तक उस रोजगार का फायदा पहुंचे। ये एक सरकार की तरफ से खास तौर पे जो मजदूर के स्तर पे लोग होते हैं, जो मजदूरी चाहते हैं और जिनके पास मजदूरी नहीं होती, उन तक रोजगार पहुंचाने का तरीका होता है। इसके साथ साथ जब उनके पास पैसा पहुंचता है तो जो रूरल एरिया है या जिस भी जगह पे ये रोजगार दिया जाता है वहां पर लोगों के पास पैसा होता है, वो अपने लिए एक जीविका चला पाते हैं और साथ ही साथ अपने जो परिवारजन है उनकी देखरेख कर पाते हैं। बहुत जगहों पे ये एक सपोर्ट इनकम्स की तरह भी यूज होती हैं, जहाँ पे महिलाएं भी रोजगार ढूंढती हैं। इसमें अगर देखा जाए तो 125 दिन के बाद 60 डेज का एक पीरियड रहता है जिसमें आप वर्क नहीं कर सकते। और कोशिश यही की जाती है कि वो पीरियड्स एग्रीकल्चर सेक्टर से जो पीक पीरियड है उससे मिलकर के ना हो। लेकिन फिर भी बहुत सारे मजदूरों को वो पीक पीरियड में मुश्किलें आती हैं, क्योंकि उनके पास जब एग्रीकल्चर जॉब्स होते हैं तब दूसरे जॉब्स नहीं होते, और दूसरे जॉब्स होते हैं जिसमें हम मनरेगा के जॉब्स कहें, जब दूसरे जॉब्स होते हैं तब एग्रीकल्चर के जॉब्स जो है भी साथ में अगर पड़ जाते हैं तो उन्हें दिक्कत आती है कि वो कौन सा रोजगार चुने, तब वो सपोर्ट इनकम्स नहीं मिल पाती। दूसरी चीज जो अगर हम देखा जाए तो सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम लाने की सोच रही है, जिसके बारे में बहुत सालों से डिस्कशन चल रहा है। अगर वो लाना चाहती है तो ये जो स्कीम है वो उसमें मुश्किल पैदा करती है, क्योंकि एक बार जो बेनिफिट दे दिया जाए उस बेनिफिट को जो है विड्रॉ करना वो थोड़ा मुश्किल होता है। मैम, मनरेगा की जो सबसे बड़ी ताकत थी कि वो डिमांड ड्रिवन था। काम चाहिए तो आवेदन कीजिए, और विकसित भारत जी राम जी में काम अब बजट एलोकेशन और सेंट्रल अप्रूवल से जुड़ा हुआ है। क्या इसका मतलब ये है कि अब मजदूर के पास काम मांगने का अधिकार नहीं, बल्कि काम मिलने की उम्मीद रह जाएगी? ऐसा नहीं है। मनरेगा या कोई भी जो सरकारी स्कीम्स होती हैं उसके अंदर कोशिश यही की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके और उन तक रोजगार पहुंचाया जा सके, खासतौर पे इस स्कीम की अगर बात करें तो अ, ये है कि कोई भी चीज जब सरकार की स्कीम के माध्यम से लाई जाती है उसका इफेक्ट फिस्कल प्रूडेंस पे या फिस्कल जो बजट्स हैं उन पे भी देखना जरूर पड़ता है।
और खास तौर पे जहाँ पे स्टेट फिस्कल डेफिसिट्स और सेंटर फिस्कल डेफिसिट्स जो है बढ़ रहे हों, और साथ ही साथ उनका प्रभाव बाकी चीजों पे भी पड़ रहा हो, तो स्कीम्स को ऐसे लाया जाता है जिन जो फिस्कल प्रूडेंस पे या फिस्कल डेट्स के ऊपर जो है ज्यादा दबाव ना डाले। ये डेज जो हैं 100 से 125 दिन हो गए हैं। कागज़ पर तो 125 दिन काम बहुत बड़ा नंबर लगता है, लेकिन हम परी जैसे रिपोर्ट है पी साईनाथ की, उसमें रिपोर्टाज का कलेक्शन है, उसमें कई ग्राउंड स्टडीज़ अगर हम देखें तो वो बताती है कि आज भी ज़्यादातर परिवारों को 30 से 40 दिन से ज़्यादा काम नहीं मिलता है। तो क्या 125 दिन का वादा जो है वो ज़मीनी हकीकत से आपको कटा हुआ नहीं लग रहा? जी देखिए, जो जमीनी स्तर पे सिचुएशन रहती है उसमें ऐसा नहीं होता कि लोगों तक उनके हक नहीं पहुंचते। हम्म। सबसे पहली चीज हमें ये समझनी होगी कि कोई भी जब सरकारी स्कीम आती है या कोई भी सरकारी व्यक्ति कार्यरत होता है, तो लोग ज्यादातर जागरूक होते हैं अपने राइट्स के बारे में। और अगर नहीं भी होते तो उन्हें कोई ना कोई जागरूक जरूर करता है, जिसमें सिविल सोसाइटीज का रोल रहता है या लीगल अथॉरिटीज का रोल रहता है या बाकी और लोगों का रोल रहता है। हम्म। तो ये कहना कि वो जागरूक नहीं होते या उन्हें जॉब नहीं दिया जाता या वो जॉब नहीं ले पाते, हम्म। वो शायद इतना ग्राउंड रियलिटीज पे नहीं होगा। ये जानना जरूरी है कि वो 40 दिन या जो भी वो ग्राउंड रिपोर्ट कह रही है कि किस मायने पे वो रुकावट आई है, और उस रुकावट पे किसी भी अथॉरिटी को ये देखना जरूरी है कि वो रुकावट सिस्टमैटिक ना हो और कोई ऐसे किसी क्षेत्र को या किसी व्यक्ति को या किसी समुदाय को विशेष तौर से जो है इन्फ्लुएंस ना कर रही हो। कोई भी ऐसी चीज जो सरकार ने दी है स्कीम के माध्यम से, अगर वो ग्राउंड लेवल पे रुक रही है किसी भी वजह से, तो हम्म। उसे उस ग्राउंड लेवल पे साझे तरीके से लाई जाए और लोगों तक उसका फायदा पहुंचाया जाए। नई स्कीम जो है मैम उसमें है कि खेती के पीक सीजन में 60 दिन तक जो है वो सरकारी काम नहीं होगा। सरकार कहती है कि इससे किसानों को मजदूर मिलेंगे, लेकिन जब किसान खुद मनरेगा के पक्ष में रहे हैं तो क्या ये तर्क आपको सही लगता है? जी देखिए, जब जहां तक मनरेगा लाने की बात है या हम्म। बीबीजीआरएम जी लाने की बात है, इसमें जरूरी बात यह है कि ये उन लोगों के लिए है हम्म। जिनके पास रोजगार नहीं है। हम्म। अगर आप फार्मर्स हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं या किसी भी चीज में काम कर रहे हैं, आप हम्म। बेरोजगार नहीं है। हम्म। ये 100 दिन या 125 दिन जब भी सोचे गए हैं, ये हम्म। उनके लिए सोचे गए हैं जिनको बिल्कुल रोजगार नहीं मिल रहा, जिनके पास कोई आय का साधन नहीं है। उनको वो डिग्निटी ऑफ लिविंग देने के लिए हम्म। ये रोजगार की महत्वता थी। बिल्कुल। लेकिन उसमें देखा जाता है कि बहुत सारे जो एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं या जो और अदर लेबरर्स हैं, वो इसमें शामिल होते हैं और वो इसका फायदा उठाते हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि जब एग्रीकल्चर वर्कर्स के पास जॉब नहीं होता तो वो पलायन करते हैं मेट्रो सिटीज में या शहरों में, ताकि हम्म। उन्हें जॉब्स मिल सके। और वो उस समय वहां काम करते हैं और फिर वापस अपने एग्रीकल्चर से अपने जो लैंड है वहां पे आ हम्म। जाते हैं जब कटाई होती है या सीजन का। सोइंग सीजन होता है उस हम्म। समय पर। देखा जाए तो इससे एक जो है लेबर के अंदर जो लेबर मार्केट है उसमें थोड़ा सा जो माइग्रेशन का एस्पेक्ट है वो इफेक्ट होता है। इसमें ये भी बात इफेक्ट होती है कि कौन सा लेबर को कितना अमाउंट पैसा मिलता है, जिससे जो प्राइवेट सेक्टर खास तौर पे मार्केट है लेबर एम्प्लॉय करने की, वो भी इफेक्ट होती है एक मिनिमम वेज से या एक मिनिमम एम्प्लॉयमेंट से। क्योंकि अगर व्यक्ति के पास एक मिनिमम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वो ना तो एक्सप्लॉइट हो सकता है और साथ ही साथ वो ऐसा कोई जॉब नहीं लेगा जिसमें उसकी जान को या जो है किसी तरीके से वो असुरक्षित हो। सबसे ज़्यादा जो इस स्कीम को लेकर अगर
क्रिटिकली जो एनालाइज कर रहे हैं लोग यही बोल रहे हैं कि मनरेगा में जो है वो मजदूरी का पूरा खर्च जो है वो केंद्र उठाता था और विकसित भारत जी राम जी में जो ये बोझ है राज्यों पर आ गया है, जबकि जीएसटी के बाद राज्यों की हालत पहले से थोड़ी तंग है। मतलब तमिलनाडु जैसे अगर स्टेट्स को हम देखें तो हर साल हज़ारों करोड़ एक्स्ट्रा खर्च का अनुमान है। तो क्या इसे गरीब या विपक्ष शासित राज्य इस योजना को कमज़ोर करने पर मजबूर नहीं होंगे, या अगर इसको पॉलिटिसाइज नहीं भी करें तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि पहले जो है वो सेंटर की तरफ से ये खर्च जाता था, अब क्या यहाँ पे चीज़ें डिफरेंसेस नहीं रहेंगे केंद्र और राज्य में देखिए अगर आ जाएगा तो? देखिए कोई भी आम व्यक्ति ज्यादातर केंद्र की सरकार में और राज्य की सरकार में अंतर नहीं देखता जब स्कीम होती है। बिल्कुल। उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता वो केंद्र की सरकार दे रही है या राज्य की सरकार दे रही है। और भारतवर्ष में जो लेकिन राज्य की सरकारें इम्प्लीमेंटेशन हैं वो इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम मैम बात करें तो जैसे अगर हम कहते हैं ना कि सेंटर में जिसका पावर है वही स्टेट गवर्नमेंट भी अगर सेम गवर्नमेंट है तो अकॉर्डिंगली चीज़ें चलती हैं, लेकिन कई बार जो राज्य अगर दूसरे मतलब अपोजिशन पार्टी की अगर राज्य में किसी की सरकार हो तो ठिकरा वहाँ फूट फूट जाता है ना, कहते हैं कि केंद्र हमें पैसा ही नहीं दे रही है। तो ये आपको कहाँ पे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम आ सकती है इसमें? देखिए जब केंद्र के पास एलोकेशन राइट्स ही नहीं होंगे तो वो एलोकेट नहीं कर सकती। तो अब ये राज्य सरकारों के ऊपर होगा कि वो अपने सोर्सेज कैसे बनाए और उसे कैसे एलोकेट करें। इससे जो राज्य सरकारें हैं वो अपने आप में सक्षम रहेंगी कि जो लोग वहां पे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार रहे, ताकि वो वहीं रहें, ज्यादा पलायन नहीं करे। अगर वो देखेंगी कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं जनरेट करेंगी तो वो आगे सरकारों में नहीं आएंगी। और अगर वो आगे सरकारों में नहीं आएंगी उनके लिए यही फायदेमंद रहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपने क्षेत्र में करें। और अगर नहीं भी कर सकती तो उन्हें स्किल डेवलप करें कि वो बाकी राज्यों में जाकर के कमा सके। तो राज्य सरकारों पे अब ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अगर वो आगे भी समय में आना चाहती हैं और वोट चाहती हैं तो वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें और उसके लिए वो रिसोर्सेज का जो है आवंटन या एलोकेशन करें। हम्म। क्योंकि कई बार जैसे हमने अभी कुछ दिन पहले ही एक मीडिया रिपोर्ट में ही आया था कि जो पहले ही जो मजदूरी में जो देरी हो रही थी मनरेगा स्कीम के तहत, वहीं विकसित भारत जी राम जी में देरी का मुआवजा देने की भी जिम्मेदारी राज्यों पर अब डाल दी गई है। तो इसलिए ये सवाल उठना लाजिम है, क्योंकि 21 दिन 22 दिन 25 दिन के बाद जो बोलते हैं कि डेली कमाओ और डेली पाओ वाला जो स्कीम था और उसमें 21 दिन महीने भर की देरी हो रही है। तो ऐसे में अगर नई स्कीम आती है और राज्य पर उसकी जिम्मेदारी डाल दी जाती है तो कहा जाएगा यही कि राज्य जानबूझकर काम ही कम दे रही है और इस तरह से आगे बात चल सकती है। देखिए राज्य सरकारों में कोई भी सरकार तभी वापस आ सकती है जब वो अपने लोगों तक वो चीजें पहुंचाएं जो उन्हें जरूरत है। अगर वो एम्प्लॉयमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य और बहुत सारी चीजें जो जरूरत की चीजें हैं वो नहीं पहुंचाती तो वो राज्य सरकार वापस अपनी जो जगह है वो नहीं पा सकती। इसलिए जरूरी होगा कि राज्य सरकारें अपने रिसोर्सेज को जिस भी तरीके से वो टैक्सेस कलेक्ट करती है या अपने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से वो रिसोर्सेज को कलेक्ट करे और उन रिसोर्सेज के माध्यम से सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे लोगों के लिए, खासकर मजदूरों के लिए खास तौर पे, या जो बाकी लेबरर क्लास है उनके लिए। और जो देश में जितने लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते भी हैं उनके लिए उनके पास सफिशिएंट स्किल्स हो या शिक्षा हो ताकि वो बाकी राज्यों में भी जाकर के काम कर सके। और जो खास तौर पे गरीब और मजबूर लोग हैं जो राज्य से नहीं जा सकते या जिनके पास साधन नहीं है या जिन जो बेरोजगार हैं उन तक जो है पैसा पहुंचे, उन तक रोजगार पहुंचे, ताकि वो आगे अपना अपने परिवार को या अपने आप को
उस राज्य में असहाय ना महसूस करें। इसके लिए जरूरी है कि राज्य सरकारें रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और साथ ही साथ आगे बढ़ करके उनमें रिसोर्स एलोकेशंस करें, ताकि राज्य सरकारों के पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के सोर्सेज भी हों और बेरोजगारों को जो है कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सफिशिएंट, जिसे हम कहते हैं, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पैसा उन तक पहुंच सके। बिल्कुल, क्योंकि इसमें मनरेगा में भी जैसे हमने देखा था कि जिस तरह से महिलाएं और जो बुजुर्ग तबका था वो ज़्यादा जुड़े हुए थे। अगर नए स्कीम की बात करें तो मैम इसमें ये भी है कि हर 3 साल में जॉब कार्ड रिन्यू कराना, मतलब आधार और दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ। क्या ये वेलफेयर से ज़्यादा गेट कीपिंग नहीं बन जाएगा, जिससे सबसे गरीब लोग बाहर हो सकते हैं? जी देखिए, मनरेगा या जो नई स्कीम है उसका किसी का भी यही पर्पस रहता है कि जो सबसे गरीब तबका है, जिसके पास कोई संसाधन नहीं है या साधन नहीं है, उस तक पहुंचा जाए। स्कीम में कोई भी ऐसा जो है माध्यम नहीं चुना जाता जिसमें ये जो आपका गरीब व्यक्ति है हम्म। उस तक कोई संसाधन जो सरकार पहुंचाना चाहती है वो ना पहुंचे। इसलिए मैं नहीं मानती कि कोई स्कीम अपने आप में जो है कोई ऐसा रोड ब्लॉक या कोई ऐसी चीज खड़ी कर देता है, या जो गरीब व्यक्ति है उस तक जो है सरकार की पहुंच को रोक। मतलब आप इसको सपोर्ट करती हैं कि 3 साल में जो जॉब कार्ड रिन्यू कराने का जो इसमें बात चल रहा है? जी देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक मजबूर व्यक्ति के लिए है ये। हम ये नहीं मानेंगे कि 3 साल में उसे कुछ भी नहीं मिलेगा या वो कुछ सालों में अपने आप और चीजें नहीं कर पाएगा। अगर कभी भी कोई व्यक्ति को हम परपेचुअलिटी में रखते हैं, तो परपेचुअलिटी में हम मान लेते हैं कि वो ऐसे ऐसे स्थिति में नहीं है कि वो अपने लिए कुछ कर सके। कोई भी इंटरवेंशन जो खास तौर पे एक सोशल इंटरवेंशन के माध्यम से आए, जिसे हम इस स्कीम के माध्यम से कहें, वो एक कुछ समय तक होनी चाहिए ताकि व्यक्ति उस समय के लिए अपने आप को असहाय महसूस ना करे और मुश्किलों में ना पड़े। परपेचुइटी में क्या होता है कि लोग उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, आगे बढ़ते नहीं हैं और वो आगे के बारे में सोचते भी नहीं है। हम्म। अगर थोड़ा बीच में जॉब कार्ड्स की बात करें या और चीजों की बात करें, तो वो लोगों तक एक हो सकता है, एक उनको लेने में मुश्किल पड़े, पर एक ऐसी स्थिति जरूर बनाता है कि वो आगे के बारे में अपने सोचें, सिर्फ उसी पे निर्भर ना करें, जो बहुत जरूरी है इसके लिए। पर हाँ, साथ में एक आइडेंटिटी कार्ड जो जॉब कार्ड्स बना सकें, वो भी जरूरी है किसी को डॉक्यूमेंट की वजह से, खास तौर पे क्योंकि जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो लोग बेरोजगार रहते हैं या जिन तक संसाधन नहीं होते रोजगार ढूंढने के लिए, वो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कागज नहीं होते। तो ये जॉब कार्ड्स ऐसे बने कि वो उनको ना जो है वो लेफ्ट आउट ना हो और उन तक वो सरकार की पहुंच पहुंचे। और आमतौर पे जिसमें हम रहते हैं, जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, हम ये देखते हैं कि लोग साथ मिलकर के एक दूसरे को आगे लेकर के चलते हैं। तो अगर किसी के पास नहीं भी होता तो वो जरूर मदद करता है। तो ये नहीं हो सकता कि कोई बिल्कुल ही मुश्किल हो जाए। पर हाँ, ये डॉक्यूमेंट जॉब कार्ड का कैसे बनेगा, उसकी प्रक्रिया जो है वो गरीबों तक पहुंचने की होनी चाहिए, खासतौर पे उस व्यक्ति तक जिसके पास कोई भी साधन नहीं है अपनी मदद करने का और अपने लिए एक रोजगार जुटाने का। मैम मनरेगा में जो है वो पंचायतें तय करती थी कि गांव को क्या चाहिए, मतलब तालाब, सड़क, मिट्टी का काम जो भी हो वो पंचायत तय कर रही है। लेकिन ये विकसित भारत की बात हो रही है इसमें, तो जो प्रोजेक्ट्स भी हैं अब नेशनल प्रायोरिटीज से जुड़ेंगे, तो क्या इससे लोकल ज़रूरतें जो हैं वो पीछे नहीं छूटेंगी? ये देखिए, इसमें ऐसा है कि लोकल गवर्नेंस भी है और जो नेशनल इम्पोर्टेंस की प्रायोरिटीज हैं वो भी है। हम्म। मनरेगा में जितना पोर्शन आपका
कोशिश किया गया था कि जो सरकारी, क्योंकि खासतौर पे एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, जो सेंट्रल नेशनल प्रायोरिटीज थी उन पे ज्यादा ध्यान जाए। जब ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली जो राज्य की प्रायोरिटीज है वो एक जो है उच्च स्तर लेती हैं, और खास तौर पे जब लोकल एरियाज में या रूरल डेवलपमेंट्स में होंगी तो इसमें लोकल गवर्नेंस का बहुत रोल रहता है। जैसे अगर आप कहें जॉब कार्ड बनवाने में ही है तो उसमें लोकल पंचायत का भी असर रहेगा, क्योंकि प्रमाण पत्र देना होता है या कोई और पत्र देना होता है, उसमें लोकल गवर्नेंस का फैक्टर रहता है। दूसरी चीज जो ब्लॉक डिवीजन लेवल्स पे जो काम करना होता है या डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे जो काम करना होता है, उन डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में जो काम होता है या जिनके अंदर लोगों को एम्प्लॉय किया जाएगा, वो भी उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सूची है वो भी स्टेट लेवल्स पे ही डिसाइड होंगी एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस के लिए। मैम थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि नाम चेंज हुआ है तो महात्मा गांधी के नाम पर था, तो इसके बाद संसद में भी लगातार बहस चल रही है। तो कहा जा रहा था कि अब गांधी का जो नाम हटाया जा रहा है और नैरेटिव बदला जा रहा है, तो क्या आप इसे सिर्फ पॉलिसी रिफॉर्म मानती हैं या इसमें कोई आइडियोलॉजिकल राजनीति भी आपको दिखती है? देखिए, नाम बदलने का जो रहा है वो काफी चीजों में रहा है, सिर्फ इसमें नहीं रहा। जो स्कीम्स लाई गई या जो चेंजेस लाए गए उसमें एक चेंज रहा है इस सरकार के जो नीतियां हैं उसमें। और नाम बदल देने से या किसी चीज को कुछ और कहने से वो जो स्कीम है या जो उसका मूल्यभूत सुविधा देना है या मूल्यभूत लोगों तक पहुंचना है वो बदल नहीं जाता। पर हाँ, ये जरूर है कि जिस आइडियोलॉजी से एक सरकार या दूसरी सरकार या तीसरी सरकार या कोई भी सरकार आती है, वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से ही स्कीम्स को नाम देती है और उन्हें आगे लेकर के चलती हैं। मैम मेरा आखिरी सवाल है और एक स्ट्रेट सवाल है जनता की तरफ से, कि अगर कोई ग्रामीण मजदूर आपसे पूछे कि साहब नई स्कीम में मुझे पहले से ज़्यादा काम मिलेगा या कम, तो आप उसे कैसे जवाब देंगी? जी, मैं यही कहूंगी कि इसमें जो प्रोविजन है वो ज्यादा काम के लिए ही है और ज्यादा दिन के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। जी, तो आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी, और इस स्कीम्स पर जो विकसित भारत जी राम जी स्कीम है वो मनरेगा से कितना अलग है, और आपको ये स्कीम कैसा लग रहा है? क्या ये वाकई सिर्फ नाम बदलने के लिए है, या नई स्कीम में आपको क्या लग रहा है, क्या असर देखने को मिलेगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।